तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 23 है और इस क्लास में आज हम लोग संसदीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक हम लोग का है संसदीय समितियां यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी। तो संसद में कई सारी समितियां भी होती है और ये आपका जो है विभिन्न कामों में सरकार का मदद करती है संसदीय समितियाँ। अगर हम लोग देखें तो संसदीय समितियां अगर देखें तो वो आपका दो प्रकार की होती है। तो एक होती है आपकी अस्थाई समिति जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी, और एक होता है आपका अस्थाई कमेटी जिसको बोलते हैं एड हॉक कमेटी। ठीक है, तो समितियां दो प्रकार की होती है, एक है स्थायी समिति और दूसरा है अस्थाई समिति। अगर हम लोग समितियों के बारे में देखें तो जब हम लोग का 1919 का अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसको हम लोग वहीं से हम लोगों को जो है 1919 के एक्ट से ही संसदीय समितियों का जो है वो विकास होता है। तो संसदीय समितियां हम लोग को संविधान में कहाँ से देखने को मिला है? 1919 के एक्ट के द्वारा। 1909 के एक्ट को हम लोग मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं, जबकि 1919 को एक्ट को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या फिर एक्ट कहते हैं। और संसदीय समितियां का प्रावधान 1919 के अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अस्थाई समितियाँ बहुत सारी होती है और कुछ कुछ अस्थाई समितियाँ होती है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अस्थाई समितियाँ का अर्थ इतना ही है कि ये आपका हमेशा रहेगा और वो काम करता रहेगा। और अगर हम लोग देखिए अस्थाई समितियाँ, तो ये किसी विशेष काम के लिए, किसी विशेष पर्पज़ के लिए इसका जो है निर्माण किया जाता है, फिर वो काम पूरा हो जाने के बाद इस समिति को बंद कर दिया जाता है ना। तो स्थायी समितियां निरंतर कार्य करती रहेगी, जबकि अस्थायी समितियां किसी विशेष परिस्थिति में ही इसका निर्माण किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अस्थायी समितियों के बारे में देखते हैं। तो अस्थायी समिति भी जो है वो आपका दो तरह का होता है। तो ये जो आपका अस्थायी समिति है, ये अस्थायी समिति दो तरह का होता है। एक है आपका फाइनेंशियल कमेटी यानी कि वित्त संबंधी समिति, और दूसरा है आपका डिपार्टमेंटल कमेटी यानी कि विभागीय समिति। तो अभी बताया गया है समितियां यानी कि संसदीय समितियां जो 1919 के अधिनियम के द्वारा लिया गया है, ये दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई समितियां, एक आपका अस्थाई समितियां। अस्थाई समितियां दो प्रकार की होती है, एक आपका फाइनेंशियल कमेटी यानी कि वित्त संबंधी समिति, और दूसरा है आपका डिपार्टमेंटल कमेटी यानी कि विभागीय समिति। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम लोग देखें तो वित्त संबंधी समिति भी आपका तीन तरह का है। कितना? तो तीन तरह का है। एक है, पहला है आपका लोक लेखा समिति जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, ये आपका वित्त संबंधी समिति है। दूसरा है आपका प्राक्कलन समिति जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी, और तीसरा है आपका लोक उपक्रम समिति यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। तो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये तीन आपका कमेटी आता है, तीन समिति आता है वित्त संबंधी। ठीक है, तो अस्थायी समितियां दो भाग, एक वित्त समिति संबंधी और एक है विभागीय समिति। वित्त संबंधी समिति तीन प्रकार का, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। यहाँ तक आगे है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ नोट करके दिया हुआ है कि 1919 के अधिनियम से संसद में समितियों का विकास किया गया है। तो हमारे भारतीय जो है संसद में जो है समितियों का विकास 1919 के अधिनियम से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो संसदीय समितियाँ कैसे है, कैसे कार्य कर रही है, इन सभी के बारे में हम लोगों को केवल पढ़ना होगा। संसदीय समितियाँ दो प्रकार की, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी समितियाँ जो है वो दो तरह का, वित्त संबंधी समिति और विभागीय समिति। वित्त संबंधी समिति तीन प्रकार का, लोक लेखा, प्राक्कलन और आपका लोक उपक्रम समिति। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा आप एक पॉइंट और जान लीजिए। ये वित्त संबंधी समिति तो बता दिया गया है, ये आपका टोटल तीन है। ठीक है, कितना है? तो तीन है। और अगर हम लोग विभागीय समिति की बात करें तो विभागीय समिति जो है इसकी संख्या टोटल 24 है। और विभागीय समिति का काम क्या है? तो वो आपका विभागों का मतलब कि वो देखता है कि विभागों की जांच करता है ना।
तो विभागीय समिति जो है वो अपने अपने विभाग का जांच करेगा। ठीक है, तो विभागीय समितियां 24 है, जबकि वित्त संबंधी समितियां 3 है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और आपका लोक उपक्रम समिति। वहीं विभागीय समितियों की संख्या 24 है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग एक एक करके इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्थायी समितियों के अंतर्गत 2 प्रकार है, वित्त संबंधी और आपका विभागीय। तो पहले हम लोग वित्त संबंधी समितियों को देखेंगे, जो कि 3 गो हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोक लेखा समिति के बारे में पढ़ते हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और आपका लोक उपक्रम समिति। तो 3 गो समिति याद रखना है, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति। ये तीनों याद रखना है वित्त संबंधी समिति के अंतर्गत। ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा विभागीय समितियाँ अलग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं लोक लेखा समिति। इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद करते हैं। लोक लेखा समिति जो है वो कब बनी थी? तो 1921 में बनी थी। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के और 7 जो है वो राज्यसभा के। तो एक बार याद रखिएगा 22। तो लोक लेखा समिति 1921 में बनी थी। लोक लेखा समिति 1921 में बनी थी। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य? तो आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 1967 से इसका अध्यक्ष विपक्ष का होता है। तो लोक लेखा समिति जो भी बनेगा, उस समिति का जो भी अध्यक्ष होगा वो हमेशा विपक्ष का बनेगा। अभी विपक्ष में कौन है? तो कांग्रेस है। तो विपक्ष में कांग्रेस है, तो कांग्रेस का ही जो है व्यक्ति यहाँ पे अध्यक्ष बनेगा। वर्तमान में अगर हम लोग लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की बात करें तो वह है आपका अधीर रंजन चौधरी। 2025 में कौन है, आप इसको एक बार रिचेक कर लीजिएगा। ठीक है, 2025 में कौन है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। ठीक है, लोक लेखा समिति का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति में 22 गो सदस्य होंगे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का ही व्यक्ति होता है। इसका कार्यकाल 1 होता है। आगे देख लीजिए, इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। राजनीतिक दल से लोकसभा की सीटों की संख्या अनुपात में लिए जाते हैं। तो लोक लेखा समिति के जो सदस्य होंगे, इनका सदस्य का जो कैसे होगा, तो वो हम लोग हमेशा जानते हैं, वो आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रख लीजिए कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य लोक लेखा समिति में शामिल नहीं होगा। तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य लोक लेखा समिति में शामिल नहीं हो सकता है। यदि समिति का कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है तो वह मंत्री बनने की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। जो व्यक्ति मंत्री परिषद का हिस्सा है वो लोक लेखा समिति का हिस्सा नहीं बनेगा। इन केस कोई व्यक्ति पहले लोक लेखा समिति का सदस्य था, बाद में वो सरकार बना तो वो फिर उसको मंत्री बना दिया गया, तो अब वो तो मंत्री परिषद का सदस्य बन गया है। तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में जो है वो लोक लेखा का जो है समिति का जो सदस्य अब नहीं रहेगा। ठीक है ना। या तो चाहे तो त्याग पत्र दे देगा मंत्री पद से, तो फिर ये इसी में रहेगा, चल सकता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति का सदस्य कितना हमेशा याद रखिएगा। एक पॉइंट और भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो इसको जो है वो जुड़वा बहन कहा जाता है प्राक्कलन समिति का। ठीक है ना। तो जुड़वा बहन कहा जाता है किसका? तो प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन इसको कहा जाता है। यहाँ तक याद रखिएगा इस वाले पॉइंट को। ठीक है, इससे ज़्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देख लीजिए हम लोग लोक लेखा समिति के कार्य, यानी कि फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो लोक लेखा समिति के काम आखिर में क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो वो देख लीजिए। लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करता है। तो कैग बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कैग कहलाता है। और कैग जो रिपोर्ट भी सॉल्व करता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कैग है, ये जो रिपोर्ट पेश करता है, उस रिपोर्ट की जाँच जो है वो आपका लोक लेखा समिति के द्वारा ही किया जाता है। तो लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करता है। तो कैग के रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति ही करता है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देख लीजिए, कैग लोक लेखा समिति को
जांच में पूर्ण समर्थन सहयोग देता है। तो कैग जो है वो लोक लेखा समिति जब जांच करेगा कैग का रिपोर्ट, तो उसमें वो पूर्ण समर्थन अपना देगा। कैग को लोक लेखा समिति का फ्रेंड या फिर फिलोसफर ऑफ गाइड भी कहा जाता है। तो कैग जो है वो लोक लेखा समिति को रिपोर्ट जांच करने में सहयोग करता है, इसलिए कैग को लोक लेखा समिति का फ्रेंड, उसका फिलोसफर, उसका गाइड कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा लोक लेखा समिति के बारे में। तो लोक लेखा समिति का वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से इसको गठित किया गया था, जिसे मॉन्टेग्यू सुधार भी कहा जाता है, मतलब 1921 में बना था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इस लोक लेखा समिति के सदस्यों का संसद के द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमण मत प्रणाली की सहायता से चुनाव किया जाता है इसका। तो लोक लेखा समिति का, फिर आपका राज्यसभा के सदस्यों का, फिर आपका राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव इसी एक ही प्रणाली से होता है, वो हम लोग जान चुके हैं। तो ये था आपका लोक लेखा समिति के बारे में। और सुन लीजिए लोक लेखा समिति के बारे में कि इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद देख लीजिए 1967 ईस्वी में प्रथम बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने, तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि लोक लेखा समिति का जो भी अध्यक्ष बनेगा भैया वो विपक्ष का ही व्यक्ति होगा। और ऐसे में 1967 में पहले कौन बने थे, तो भीनू मसानी जो कि विरोधी दल के नेता थे, उनको लोक लेखा का अध्यक्ष बनाया गया था। और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्यों को इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा जो है वो शुरू हो गई थी। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है और उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है और उन्हें जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता है। लोक लेखा समिति का और क्या क्या काम है देख लीजिए। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा किया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करता है, उसके रिपोर्ट की जांच करेगा। भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाले लेखाओं का जांच करेगा। मतलब भारत सरकार कि कहाँ पैसा खर्च कर रही है, कहाँ पैसा खर्च नहीं कर रही है, वो सभी लोक लेखा समिति जांच करेगी। ये तो आपको समझ में आ गया है। इसके बाद संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की भी जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी किसी प्रमाण को खोज सकती है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। किसको? तो लोकसभा को देती है, जिससे कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। तो लोक लेखा समिति जो है अपना रिपोर्ट जो है वो कहाँ सौंपती है, तो अपना देती है लोकसभा में। अब आइए, लोक लेखा समिति कंप्लीट हो गया है। लोक लेखा समिति के बाद आइए प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट कमेटी। तो प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में हुई। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई। इसकी 1950 में होती है। तो इस तरह आप याद करके रखिएगा। इसमें लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं और यह एक सदन की सबसे बड़ी अस्थायी समिति है। प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी स्थायी समिति है एक सदन की। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि इस समिति में टोटल 30 सदस्य होंगे लोकसभा से। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। तो प्राक्कलन समिति में केवल और केवल लोकसभा के सदस्य जो है वो शामिल होंगे। इसमें राज्यसभा के सदस्य जो है वो नहीं शामिल होंगे, केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। कितने मेंबर? तो 30 मेंबर। और यह एक सदन की सबसे बड़ी समिति है। तो प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा के लिए होगी प्राक्कलन समिति, और ये सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, ठीक ना, एक सदन की। 1950 से इसकी शुरुआत हुई है। आगे देख लीजिए इसका कार्यकाल। तो इसका भी कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का होता है और इसका भी चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ही होता है। राज्यसभा से कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होता, केवल और केवल लोकसभा से इसमें सदस्य शामिल होते हैं, ठीक ना। तो प्राक्कलन समिति, इस समिति का गठन 1950 से इसकी शुरुआत हुई है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होंगे। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति लोकसभा की सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष होता है। 1 साल का कार्यकाल है, तो हर एक साल होता है ना।
तो प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है और अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। तो 1 अप्रैल से 30 मतलब सॉरी 1 मई से लेकर स्टार्ट होता है और 30 अप्रैल तक इसका कार्यकाल चलता है। तो 1 मई से स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल तक कार्यकाल चलेगा, एक साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। आगे देख लीजिए, समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। तो जो आपका प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वह समिति का अध्यक्ष भी चुना जाएगा। और अगर देखिए किसी कारणवश अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर प्राक्कलन समिति का सदस्य बन जाएगा तो ऐसे में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को ही बनाया जाएगा। अगर उपाध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति का सदस्य बनेगा तो ऐसे में अध्यक्ष उसी को ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठनों में कैसे कुशलता लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, इन सभी के ऊपर रिपोर्ट देता है। तो प्राक्कलन समिति का काम क्या है? फंक्शन ऑफ एस्टिमेट कंपनी। तो इसका कार्य बजट पर चर्चा करना होता है। इसका काम बजट के ऊपर अनुमान लगाना कि कितना व्यय होगा, कहाँ कहाँ पे इसको व्यय करना है, इन सभी के ऊपर चर्चा करता है। लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन प्राक्कलन समिति को ही माना जाता है। इसे मित व्ययी समिति भी कहा जाता है। मित व्ययी समिति क्यों कहा जाता है? तो मित व्ययी समिति इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि ये सरकार के खर्चा में कैसे कमी लाया जाए इसमें सोचता है कि कैसे कमी हो खर्चा में, उसके लिए काम करता है। तो यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाया जाए इसके लिए काम करती है। संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार लाई जाए, इन सभी के ऊपर वो रिपोर्ट देती है। और ये बजट के ऊपर भी रिपोर्ट देती है, बजट पे चर्चा करती है, उसका अनुमान लगाती है कि कितना पैसा आना चाहिए, कितना पैसा कहाँ खर्च होना है, कहाँ नहीं होना है। तो इसको हम लोग मित व्ययी समिति कहते हैं, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के खर्चा करता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगर वर्तमान में इसके अध्यक्ष देखें तो गिरीश बापट है। आप 2025 में चेक कर लीजिएगा कि 2025 में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो ये आपका प्राक्कलन समिति भी कंप्लीट हो गया, लोक लेखा भी समिति कंप्लीट हो गया। तो हम लोग जो है वो वित्त संबंधी समिति देख रहे थे। तो हम लोग देखें ना कि अस्थायी समिति 2 प्रकार का होता है, एक वित्त संबंधी समिति और एक आपका विभागीय समिति। वित्त संबंधी समिति 3 प्रकार का, लोक लेखा, प्राक्कलन और लोक उपक्रम। तो लोक लेखा समिति कंप्लीट, प्राक्कलन समिति कंप्लीट। अब हम लोग लोक उपक्रम समिति पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग विभागीय समिति पढ़ेंगे। तो इस वित्त संबंधी समिति और विभागीय समिति जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपका अस्थायी समिति कंप्लीट, फिर हम लोग अस्थायी समितियों में चलेंगे। ठीक है, तो लोक उपक्रम समिति देखिए, लोक उपक्रम समिति क्या है। तो लोक उपक्रम समिति यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। लोक उपक्रम समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो जैसे लोकसभा, लोक लेखा और ये लोक उपक्रम दोनों सेम हैं, वहाँ पे भी 22 गो सदस्य था लोक लेखा में भी, और लोक उपक्रम में भी 22 गो। लोक लेखा में भी 15 गो लोकसभा से, 7 गो राज्यसभा से। उसी तरह लोक उपक्रम में भी 15 गो लोकसभा से और आपके 7 गो राज्यसभा से। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में हुई है। लोक लेखा का 1961 में, 1921 में स्थापना, प्राक्कलन का 1950 में स्थापना और लोक उपक्रम का 1964 में स्थापना। और ये कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पे स्टार्ट हुआ था। किसके? तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पे स्टार्ट हुआ था 1963 में। तो ये 1963 में ये स्टार्ट हुआ था। तो इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसका भी कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। जैसे कि आपका प्राक्कलन समिति काम 1 साल, लोक उपक्रम का भी काम 1 साल, लोक लेखा समिति का भी कार्यकाल 1 साल। इसका भी चुनाव आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। और इसका अध्यक्ष जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों से हो सकता है। तो देखिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का ही बनेगा, प्राक्कलन समिति का भी अध्यक्ष विपक्ष का ही बनेगा।
लेकिन लोक उपक्रम यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमिटी है, इसका अध्यक्ष या तो पक्ष का बने या तो विपक्ष का बने, दोनों पॉसिबल है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष संतोष कुमार गंगवार हैं। तो लोक लेखा समिति में देखते हैं, लोक लेखा बोर्ड है हम लोग, लोक उपक्रम समिति की बात करें तो उसका जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो संतोष कुमार गंगवार साहब है, संतोष कुमार गंगवार। और संतोष कुमार गंगवार जो है हम लोग जानते हैं कि ये आपका क्या थे, तो ये आपके झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके थे, संतोष कुमार गंगवार, है ना, ये भी याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में 2025 में कौन है, संतोष कुमार गंगवार है कि चले गए हैं, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि संतोष कुमार गंगवार तो झारखंड के राज्यपाल बन गए हैं ना, तो फिर अभी वर्तमान में संतोष कुमार गंगवार 2025 में झारखंड के राज्यपाल है, तो उनका तो पद खाली हो गया होगा ना, तो आप चेक कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लोक उपक्रम समिति का कार्य। लोक उपक्रम समिति का कार्य देख लीजिए। तो ये भारत सरकार के लोक उपक्रम, तो भारत सरकार के लोक उपक्रम कौन है, जैसे कि एनटीपीसी है, ओएनजीसी है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ओएनजीसी यानी कि ऑयल नेचुरल गैस एंड कॉरपोरेशन। तो जो भी आपका महारत्न कंपनी है, जो कि आपका मिनी रत्न कंपनी है, जो आपका नवरत्न कंपनी है, इन सभी कंपनियों का ये जांच करता है लोक उपक्रम समिति, क्योंकि सरकार लोक उपक्रम यही है ना भाई, तो लोक उपक्रमों की जांच करना है, तो एनटीपीसी ओएनजीसी इन सभी का वो जांच करता है। आगे देख लीजिए, कोई मंत्री किसी समिति का सदस्य नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति मंत्री है तो वो ना लोक लेखा समिति का सदस्य बनेगा, ना ही वो प्राक्कलन समिति का सदस्य बन सकता है, ना ही वो लोक उपक्रम समिति का सदस्य बन सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कोई भी नहीं बनेगा, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार हम क्या क्या बोले वो सुन लीजिए। सरकारी उपक्रम यानी कि लोक उपक्रम समिति के बारे में, कि कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर यानी कि उसी के सिफारिश पर 1963 से लोक उपक्रम समिति की जो है वो स्थापना की गई। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 1500 लोकसभा से और आपके 7 गो राज्यसभा से होते हैं। इनका भी चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष इनका जो है कार्यकाल स्टार्ट होता है, हर एक साल इनका कार्यकाल होता है। आपका जो है वो 30 अप्रैल को ख़त्म होगा और 1 मई से स्टार्ट होता है, 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक कार्यकाल होता है। समिति का अध्यक्ष ये अध्यक्ष जो है वो आपका लोकसभा के द्वारा इसमें लाया जाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि लोक उपक्रम में जो है अध्यक्ष वो पक्ष का विपक्ष दोनों का बन सकता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इस समिति का काम, तो सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना है। तो जो भी सरकारी उपक्रम है इनका रिपोर्ट को देखना है, जांच करना है, और ऐसे विषयों को भी जांच करना है जो कि सदन या फिर अध्यक्ष के द्वारा निर्दिष्ट दिए हो। तो अगर वैसा सदन का अध्यक्ष अगर निर्दिष्ट करेगा, बोले इस पे जांच करो, तो वो भी काम करेगा। तो ये हम लोग जो है वो आपका वित्त संबंधी समिति देख चुके हैं। तो जो आपका वित्त संबंधी समिति यानी कि फाइनेंशियल कमेटी है, जो कि 3 गो था, पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति, एस्टिमेट कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति, और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी कि लोक उपक्रम समिति, ये तीनों आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपको अब किसी भी तरह के घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग विभागीय समिति के ऊपर। विभागीय समिति क्या है, विभागीय समिति भी पढ़ लीजिए, और विभागीय समिति जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग फिर अस्थायी समितियों की तरफ चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए विभागीय समितियों के बारे में, यानी कि डिपार्टमेंटल कमेटी। तो अभी हम लोग बताया गया था कि जो समिति होती है वो 2 तरह की होती है, एक होता है आपका अस्थायी समिति और एक होता है आपका अस्थायी समिति। अस्थायी समिति जो है वो आपका 2 तरह का होगा, एक आपका वित्त संबंधी समिति होगा और एक आपका विभागीय समिति होगा। वित्त संबंधी जो है वित्त संबंधी समिति जो है वो 3 प्रकार का होगा, एक आपका लोक लेखा समिति होगा, एक आपका लोक उपक्रम समिति होगा, एक आपका प्राक्कलन समिति होगा। उसके बाद ये आता है विभागीय समिति, ठीक। तब हम लोग विभागीय समिति की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसकी स्थापना वर्ष 1992 और 1993 में की गई है। तो डिपार्टमेंटल कमेटी यानी कि विभागीय समितियां, तो विभागीय समितियों की जो स्थापना है वो वर्ष 1992 और 1993 में की गई है। वर्तमान समय में 24 गो विभागीय समिति है। तो
विभागीय समिति की स्थापना 1992 और 1993 में की गई है। वर्तमान में 24 गो विभागीय समिति है। कितना? तो 24 गो विभागीय समिति है। और इस 24 गो विभागीय समिति में से 16 गो लोकसभा से और 8 गो राज्यसभा से है। ठीक है, तो विभागीय समिति यानी कि डिपार्टमेंटल, हर एक अलग अलग विभाग का अलग अलग समिति। तो 24 गो डिपार्टमेंटल यानी कि विभागीय समिति है, जिसमें से 16 गो लोकसभा का विभागीय समिति है, जबकि 8 गो राज्यसभा का विभागीय समिति है। एक विभागीय समिति के सदस्य की बात करें तो वह आपका 31 गो सदस्य होंगे। बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। तो एक विभागीय समिति में कितना सदस्य होंगे? तो 31 गो। तो 24 गो विभागीय समिति बना है। क्या? तो 24 गो विभागीय समिति बना है। तो 24 को अगर 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समझ रहे हो ना कितना व्यक्ति आ जाएगा। और एगो विभागीय समिति में एगो समिति में 31 आदमी को लेना है, और उसमें से भी 21 गो लोकसभा से लेना है और राज्यसभा से 8 गो लेना है। ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अभी बताया गया था कि विभागीय समिति जो है वो अलग अलग विभागों से संबंधित होता है और इसकी स्थापना 1992-93 में की गई थी। वर्तमान में देखिए तो विभागीय समिति टोटल 24 गो है, जिसमें से 16 गो विभागीय समिति लोकसभा का है और 8 गो विभागीय समिति राज्यसभा का है। और 24 गो जो विभागीय समिति है, प्रत्येक विभागीय समिति में 31 गो सदस्य होते हैं, जिनमें से लोकसभा के 21 गो सदस्य जबकि राज्यसभा के 10 गो सदस्य शामिल होंगे। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको आप 10 कर दीजिए। ठीक है ना, 10 कर दीजिएगा। तो विभागीय समिति में लोकसभा से 21 गो सदस्य जबकि राज्यसभा से 10 गो सदस्य शामिल होते हैं। तो ये याद रखिएगा विभागीय समिति के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया है आपको विभागीय समितियों के बारे में। अब देख लीजिए विभागीय समितियों का कार्य, वर्क ऑफ डिपार्टमेंटल कमिटी। तो विभागीय समितियों का कार्य किसी एक विभाग से संबंधित जांच करना है। तो एक विभाग, अगर आप कृषि विभाग का अगर विभागीय समिति है तो वो केवल कृषि विभाग का संबंधित जितना भी है सारा जांच करेगा। इन समितियों का गठन बजट की जांच के लिए किया जाता है। ये समितियों विभागीय समितियों का गठन क्यों किया जाता है? तो वो बजट बनाने के लिए किया जाता है कि बजट जब बनाएंगे हम लोग तो सभी अपना अपना जो विभागीय समिति है वो अपना अपना रिपोर्ट देगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग बजट का निर्माण करते हैं। नोट, प्राक्कलन समिति संपूर्ण बजट की जांच करती है। प्राक्कलन समिति जो है वो पूरे बजट की जांच करती है, जबकि विभागीय समितियां बजट को विभिन्न विभागों में बांटकर जांच करती है। तो अगर हम लोग पूरे बजट की बात करें तो पूरे बजट का जांच करेगा प्राक्कलन समिति, लेकिन जो विभागीय समिति है वो बजट को अलग अलग विभागों में बांट के जाँच करता है। तो जैसे कि अगर है इंडस्ट्री वाला विभाग है, उद्योग का विभाग है, तो बजट में जो भी प्रावधान होगा या जो भी रिपोर्ट आएगा इंडस्ट्री से संबंधित वो केवल इंडस्ट्री वाला डिपार्टमेंट ही चेक करेगा। तो इस तरह से प्राक्कलन समिति पूरे बजट को चेक करेगी, लेकिन विभागीय समिति बजट को अलग अलग विभागों में बांटकर इसको जांच करती है। ठीक है ना, तो ये आपका विभागीय समिति के बारे में आ जाएगा। तो वर्तमान में 24 गो विभागीय समिति है, 16 गो लोकसभा का, 8 गो राज्यसभा का। और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जो विभागीय समिति है उसमें 31 गो सदस्य होंगे, 21 गो लोकसभा से और आपके 10 गो राज्यसभा से होते हैं। यहाँ तक हम तो जानते हैं, यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो ये आपका अस्थायी समिति कंप्लीट हो गया है। संसदीय समितियाँ दो तरह का, एक है अस्थायी, एक है आपका अस्थायी। अस्थायी दो तरह का, अस्थायी को भी दो भागों में बांटते हैं, वित्त संबंधी समिति और विभागीय समिति। वित्त संबंधी समिति 3 प्रकार का है, लोक लेखा, प्राक्कलन और लोक उपक्रम। विभागीय समिति 24 तरह का अलग है। ठीक है, अब चलिए अस्थायी समितियों की तरफ। अस्थायी समितियों को देखिए, यानी कि टेम्पररी कमेटी की बात करते हैं। ये कभी कभी आएगा, टेम्पररी होता है। अस्थायी समितियाँ टेम्पररी बहुत सारा है, जैसे कि संयुक्त संसदीय समिति, इसको बोलते हैं जेपीसी, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीएससी नहीं, जेपीसी। तो यह एक अस्थायी समिति है। किसकी बात कर रहे हैं? जेपीसी की। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी।
तो यह एक अस्थायी समिति है। किसी विशेष मामलों की जांच करने के लिए इसका गठन किया जाता है, फिर वो जांच संपूर्ण हो जाएगा तो इसको फिर बंद कर दिया जाता है। अब तक सिर्फ 5 बार जो है वो जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है। कब का वो देख लीजिए। सबसे पहले 1987 में आपका बोफोर्स घोटाला हुआ था, तो उस घोटाले को जांच करने के लिए आपका किसका लाया गया था, तो 1987 में ही बोफोर्स घोटाला को जांच करने के लिए समिति लाया गया था। बोफोर्स घोटाला को जांच करने के लिए 1987 में उस समिति का नाम था शंकरानंद समिति, क्योंकि उसके अध्यक्ष थे शंकरानंद साहब। उसके बाद 1992 में गठित हुई थी शेयर मार्केट घोटाला के लिए, जिसको बोलते हैं हर्षद मेहता का जो घोटाला हुआ था 1992 में शेयर मार्केट में, तो उसके लिए एक समिति बनी थी जिसको बोलते हैं मिर्धा समिति, मिर्धा, और इसके अध्यक्ष होते हैं राय निवास मिर्धा। उसके बाद 1999 में फिर एक समिति बनता है जिसको बोलते हैं प्रतिभूति मौके घोटाला। प्रतिभूति यानी कि जो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी आ रहा था ना, उसका घोटाला, ठीक है ना। प्रतिभूति मौके घोटाला 1992 में फिर होता है, उसके लिए भी समिति बनती है जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। उसके बाद 2009 में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट घोटाला हुआ था, उसके लिए भी एक समिति बनी थी जिसको बोलते हैं पवार समिति, और इसके अध्यक्ष बने थे आपके शरद पवार। कौन? तो शरद पवार। और इसमें बताया गया था कि शीतल पेयों में कीटनाशकों से होने वाला मामला था इसमें, कि कोल्ड ड्रिंक में मिलावट किया गया है, शीतल पेय पदार्थों में कीटनाशक को मिलाया गया है। तो 2009 में ये आया था आपका केस। 2009 में ही एक और केस आता है जिसको बोलते हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। और इसके लिए एक समिति गठित हुई थी जिसको बोलते हैं चाको समिति। क्या? तो चाको समिति, और जिसके अध्यक्ष थे पीसी चाको साहब। कौन? तो पीसी चाको साहब इसके अध्यक्ष थे। तो ये आपका पहला समिति हो जाएगा जेपीसी, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति। ठीक है, ये समझ कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया। इसी के बारे में और भी दिया हुआ है कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। देखो, संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी जो जेपीसी समिति है उसमें फिक्स नहीं है कितना मेंबर होगा। ये तो है कि इसमें लोकसभा के भी सदस्य शामिल होंगे, राज्यसभा के भी शामिल होंगे, लेकिन फिक्स नहीं है। इसमें प्रायः लोकसभा के ज़्यादा होते हैं, राज्यसभा के सदस्य कम होते हैं। तो ये प्रायः अनुपात होता है 2:1, तो 2 व्यक्ति लोकसभा के, 1 व्यक्ति राज्यसभा के जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मिलकर सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो जेपीसी में यही है, सिंपल है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो, और उपाध्यक्ष होगा वो, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, यही सब जो है व्यक्ति मिलके जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्यों का जो है वो चयन करेंगे कि ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया है। तो अब तक जेपीसी कमेटी 5 बार गठित हुई है, 1987, 1992, 2000, फिर 1987, 1992, उसके बाद 1999, फिर 2009, फिर 2009। तो एक पहला 1987 में, फिर आपका 1992 में, फिर आपका 1999 में, फिर 2009 में 2 बार। ठीक है, तो ये था आपका जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट समिति एक और है इम्पोर्टेंट, वो है प्रवर समिति। प्रवर समिति को बोलते हैं हम लोग सेलेक्ट कमेटी। क्या बोलते हैं? सेलेक्ट कमेटी। तो इसमें बताया जाता है कि किसी मुद्दे पर जांच करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है। अगर कोई मुद्दा आया है तो किसी मुद्दे को जांच करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाएगा। प्रवर समिति में लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं। तो एक ऐसा प्रवर समिति है जिसमें लोकसभा के भी और राज्यसभा के सदस्य दोनों बराबर होंगे। प्रवर समिति में टोटल 60 आदमी रहेगा, जिसमें से लोकसभा का 30 और राज्यसभा का 30 सदस्य इसमें शामिल होंगे। प्रवर समिति का गठन क्यों किया जाता है? तो किसी मुद्दे पर जांच करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है। यदि संयुक्त प्रवर समिति बनती है तो उसमें 45 सदस्य होते हैं, जिनमें से लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 45 सदस्य राज्यसभा के होंगे, और यह भी अस्थायी समिति है। तो देखिए प्रवर समिति जो है वो आपका कैसा है? तो अस्थायी समिति है। ये किसी मुद्दे के जांच के लिए प्रवर समिति गठन किया जाता है। प्रवर समिति में टोटल 60 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से और आपके 30 राज्यसभा से।
लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अगर संयुक्त परिवार समिति बनेगा, अगर संयुक्त परिवार समिति बनेगा तो इसमें 45 भी सदस्य होंगे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आप थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दीजिए केवल। यदि संयुक्त प्रवर समिति बनती है तो उसमें 45 सदस्य होंगे, जिनमें से लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15 सदस्य शामिल होंगे। देख लीजिए, संविधान की एकमात्र समिति प्रवर समिति ही है जिसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 344 में किया गया है। तो आर्टिकल 344 में प्रवर समिति का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 344 में प्रवर समिति का जिक्र किया गया है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 343 में राजभाषा के तौर पर 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तथा 1963 तक इसके बाद राजभाषा हिंदी होगी। अच्छा, इसमें याद रखिएगा हल्का सा कि आर्टिकल 44 में तो आपका प्रवर समिति का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 44 में एकमात्र समिति है जिसका जिक्र जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 344 में किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 343 की बात करें तो 343 में बोला गया है कि आर्टिकल 343 में बोला गया है कि राजभाषा के तौर पर 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग होगा और 1963 तक फिर उसके बाद जो है हिंदी का प्रयोग होगा। इस प्रावधान का साउथ इंडिया में काफ़ी विरोध हुआ। देन राजभाषा एक्ट 1963 बना। प्रावधान का हिंदी के साथ इंग्लिश भी ऑल्सो यूज होगा। रुकिए जस्ट। तो आर्टिकल अगर हम लोग 343 की बात करें तो आर्टिकल 343 में बोला गया है कि स्टार्टिंग में हम लोग का जो राजभाषा होगा वो अंग्रेजी होगा 15 साल के लिए। फिर जैसे ही 15 साल ख़त्म होगा तो फिर हम लोग जो है राजभाषा के रूप में हिंदी को एक्सेप्ट करेंगे। किसको? तो हिंदी को एक्सेप्ट करेंगे 1963 के बाद से। 1963 के बाद से, ठीक है। लेकिन इस प्रावधान का दक्षिण भारत के राज्यों में इसका विरोध हुआ। उसके बाद इस विरोध के बाद राजभाषा अधिनियम 1963 आया और जिसके माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होगा। तो स्टार्टिंग में बोला गया था आर्टिकल 343 में कि राजभाषा के रूप में 15 साल के लिए हम लोग इंग्लिश का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है 1963 के बाद जो है वो हिंदी का प्रयोग करेंगे। तो इस बात का विरोध हो गया नॉर्थ इंडिया में, नहीं साउथ इंडिया में, क्योंकि साउथ इंडिया में तो हिंदी बोला ही नहीं जाता है और राजभाषा बना दे रहे हो, तो साउथ इंडिया के लोग विरोध करने लगे। उसके बाद 1963 में ही आपका राजभाषा अधिनियम आया 1963 में। और उसके बाद ये बात बोला गया कि हम लोग अब हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी यूज करेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करेंगे राजभाषा के रूप में। एक पॉइंट और देख लीजिए। उसके बाद 1976 में राजभाषा समिति का गठन किया गया जिसका कार्य हिंदी भाषा का प्रयोग को बढ़ावा देना है। तो 1976 में राजभाषा समिति बना और ये जो राजभाषा समिति था उसका एक ही काम था कि ये जो राजभाषा समिति है वो क्या करे, हिंदी भाषा का प्रयोग जो हो रहा है उसको बढ़ावा दे। तो फिर नेक्स्ट आता है आपका राजभाषा समिति जो कि 1976 में आता है। और एक आपका राजभाषा जो समिति है इसमें टोटल 30 सदस्य होंगे। तो राजभाषा समिति में टोटल 30 सदस्य होंगे जिनमें से लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के, अरे यार ये तो गलत हो गया, राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे, रुकिएगा ज़रा सा। तो हम लोग यहाँ तक देख रहे थे, यहाँ पे एक हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक है। राजभाषा समिति जो कि 1976 में बना था आपका, दक्षिण भारत के लोग विरोध करने लगे थे क्योंकि हम लोग जानते हैं आर्टिकल 44 में तो प्रवर समिति का जिक्र है, वहीं आर्टिकल 43 में यह बात कहा गया था कि स्टार्टिंग के 15 साल तक 1963 तक जो है हम लोग राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हिंदी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस बात को लेकर दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ कि हम लोग हिंदी का प्रयोग तो नहीं करते हैं। तो ऐसे में फिर आपका 1976 में राजभाषा अधिनियम आया, उसके आधार पर राजभाषा समिति बना और राजभाषा समिति का एक ही काम था कि ये हिंदी के प्रयोग को जो है हिंदी भाषा के प्रयोग को ये बढ़ावा देना इसका काम था। और इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 43 क्लॉज 1 में इसका किया गया है ना, ऐसा कुछ था इसमें किया गया है।
समझिए आर्टिकल 43 में ये संबंधित है। उसके बाद राजभाषा जो समिति बनता है उसमें टोटल 30 गो सदस्य होते हैं, जिनमें से लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं। तो लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य इसमें शामिल होंगे राजभाषा समिति में। इसका हल्का सा बैकग्राउंड देख लीजिए कि संसद की भाषा अनुच्छेद 120 की तौर पर सदन की भाषा 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा, परंतु 1963 से अंग्रेजी को हिंदी भाषा के साथ इस्तेमाल करने के प्रावधान कर दिया गया है और वर्तमान में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में संसद में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए राजभाषा के रूप में पहले बताया गया था कि हम लोग अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, फिर विरोध हुआ तो फिर बोल देना पहले अंग्रेजी का प्रयोग होना था 15 साल के लिए, फिर 1963 से हिंदी का प्रयोग होना था राजभाषा के रूप में संसद में। फिर विरोध हुआ तो फिर बोला गया कि राजभाषा समिति बना, फिर राजभाषा अधिनियम भी आया, उसके आधार पर बोला गया ठीक है अब भैया हम लोग हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग करेंगे, दोनों प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इससे फिर मामला शांत हुआ। अब क्षेत्रीय भाषा के सांसद अपनी भाषा में भी भाषण दे सकते हैं, परंतु उसको इसकी सूचना एक दिन पहले देनी पड़ती है। अब देख लीजिए कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि संसद में हिंदी तो भाषा देना ही, हिंदी भाषण देना ही है, अंग्रेजी में भी काम चलेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में काम चलेगा। इसके अलावा कोई कोई ना क्षेत्रीय भाषा में भाषण देना चाहता है, क्षेत्रीय भाषा में, तो आप उसके लिए भी जो है वो सही है, आप क्षेत्रीय भाषा में भी जो है वो अपना भाषण दे सकते हैं, लेकिन उस भाषण को देने के लिए आपको जो है एक दिन पहले आपको बताना होगा। अगर हम यहाँ से झारखंड से हैं, हम जो है खोटा में भाषण देना चाहते हैं, हम जो है वो आपका नागपुरी में, संथाली में, कुड़ुक में, मुंडारी में भाषण देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, आप आज़ाद हैं, लेकिन आपको उसके लिए संसद में एक दिन पहले सूचना देना होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी वर्तमान में हम लोग वर्तमान में संसद में जो है वो क्या करते हैं, संसद में जो भी सदन होता है तो राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग जो है वो आपका जेपीसी समिति पढ़े, फिर जेपीसी के बाद हम लोग क्या पढ़े, प्रवर समिति पढ़े, प्रवर समिति के बाद हम लोग जो है वो राजभाषा समिति पढ़े, राजभाषा समिति के बाद हम लोग क्या पढ़े, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रत्येक सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन की जाती है। तो प्रत्येक सदन में कार्यवाही कैसे होगा, तो प्रत्येक सदन में कार्यवाही कैसे होगा इसको संचालित करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया जाता है। और लोकसभा राज्यसभा अपनी अपनी कार्य मंत्रणा समिति होती है। तो लोकसभा का अपना कार्य मंत्रणा समिति होगा, राज्यसभा का अपना कार्य मंत्रणा समिति होगा यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होगी। तो सदन में कार्यवाही कैसे चलेगी तो उसको संचालित करने का जिम्मेदारी कार्य मंत्रणा समिति को होता है। लोकसभा की समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा की समिति में 11 सदस्य होते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो लोकसभा का अपना कार्य मंत्रणा समिति होगा, राज्यसभा का अपना कार्य मंत्रणा समिति होगा। इसका एक ही काम है, काम क्या है, तो वो आपका सदन की जो है कार्यवाही इसको संचालित करना है ना। और लोकसभा की जो समिति है वहाँ पे 15 सदस्य होंगे कार्य मंत्रणा समिति में, जबकि राज्यसभा में 11 सदस्य होंगे कार्य मंत्रणा समिति में। अब अगर हम लोग इम्पोर्टेंट समिति की बात करें, अस्थाई और अस्थाई सबको मिलाकर, वित्त संबंधी और आपका विभागीय संबंधी सबको मिलाकर, तो पहला एक है आपका लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, फिर लोक उपक्रम समिति, इसको तो याद ही रखना है, जेपीसी याद रखिएगा, फिर राजभाषा भी याद कर लीजिएगा, है ना। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत हो सके तो प्रवर भी याद कर लीजिएगा, हल्का फुल्का याद रह जाएगा वो भी, तो आपका काम बन जाएगा। तो सभी समितियों के बारे में याद रख लीजिएगा, ओवरऑल क्या ही कहे, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग जो है वो आपका सभी समितियों के बारे में समझ लिए हैं, संसदीय समितियों के बारे में। तो संसदीय समितियां अस्थाई समिति और अस्थाई समिति, वित्त संबंधी समिति, विभागीय समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, जेपीसी समिति, प्रवर समिति, कार्य मंत्रणा समिति, राजभाषा समिति, सब पढ़ लिए हैं आज, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिए हैं। अब हम लोग कल के क्लास में जो है वो आपका भारत सरकार की निधियों के बारे में पढ़ेंगे यानी कि फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको भी हम लोग कल की क्लास में देख लेंगे और इसके बारे में हम लोग पढ़ के फिर हम लोग आगे चलेंगे। अभी देखिए हम लोग विधि के प्रकार, ये विधेयक के प्रकार ही जान रहे थे ना, तो विधेयक के प्रकार हम लोग पहले पढ़े आपका साधारण विधेयक, साधारण विधेयक में ही फिर हम लोग पढ़ लिए कि संसद में जो है विधेयक से बिल यानी कानून कैसे बनता है वो हम लोग देख लिए।
ठीक है, वो भी हम लोग जान गए थे, वो भी हम लोग सारा प्रक्रिया देख लिए थे। तो हम लोग तो साधारण विधेयक के बारे में पढ़ चुके हैं, सरकार की संसदीय समितियों के बारे में पढ़ लिए हैं, फिर हम लोग भारत सरकार का निधियों के बारे में भी हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी कि फंड्स जो है, जैसे कि संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग जो है वो धन विधेयक, देखो साधारण विधेयक पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम लोग धन विधेयक के बारे में पढ़ना होगा, फिर आपका वित्त विधेयक के बारे में पढ़ना होगा, फिर आपको संविधान संशोधन विधेयक के बारे में पढ़ना होगा। तो चारों विधेयक कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपका वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो वो सब हम लोग अभी सबको साथ ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट था इसी में ही। तो हो सके तो हम लोग वित्त विधेयक, धन विधेयक और फिर आपका संविधान संशोधन विधेयक आने वाली क्लासेस में उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, तो वो भी आपका बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर जो है वो आपका विधायिका वाला जो टॉपिक है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी में हम लोग बजट को भी इंक्लूड कर देंगे, और बजट को भी यहीं पे हम लोग पढ़ के आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर विधायिका कंप्लीट हो जाएगा, संघ का कार्यपालिका तो पढ़ ही लिए हैं, फिर हम लोग संघ का विधायिका भी पढ़ लेंगे, फिर हम लोग संघ का न्यायपालिका जाएंगे, तो फिर आपका वो वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर संघ में हम लोग कैग के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका संघ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग राज्य की तरफ मूव कर जाएंगे, और राज्य में फिर मूव करेंगे तो राज्य में भी जैसे अभी पढ़ रहे हैं उसी तरह हम लोग राज्यों के बारे में भी पढ़ेंगे, तो फिर इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, तो फिर बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग भाग 5 में ही चल रहे हैं, भाग 5 अभी बहुत लंबा है, तो कुछ दिन और चलेगा, 4-5 लेक्चर और आएगा अभी भाग 5 में ही, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।